चलो भैया सारी बात जल्दी से टाइम। चलो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल मेनली जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं इसके लिए थोड़ी सी अपन बेसिक्स ये देख लें कि पहला एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या होता है। सोर्स जो है एंटीबायोटिक्स के एक होते हैं नेचुरल, जो कि नेचुरल अपने प्लांट से होते हैं। दूसरा रहता है कि कोई फंगस है, फंगस से मिल सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह है, ये सब फंगस जो फंगस से तैयार करे जाते हैं। और ज्यादातर जो है बैक्टीरिया से ही तैयार कर दी जाती है, बैक्टीरिया से ही ये मिलते हैं। तो बैक्टीरिया से मिलते हैं उसी से अपन तैयार करते हैं, उन्हीं को मारने के लिए तैयार करते हैं। इनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ है उसके हिसाब से बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन। पहला तो जो मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से, मतलब कि ये एक्चुअली जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर एक बाजू में न्यूक्लियस होगा, फिर ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा यहाँ पे, फिर वही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्रोटीन वोटीन, सब बहुत सारी चीजें होती है जो सेल्स के अंदर होती है। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से पहला होते हैं एक जो सेल वॉल इनहिबिटर होते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने नहीं देते। अब इनका जो बेसिक जो अंदर का मैकेनिज्म है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपन को ये पता चाहिए मोटे मोटे तौर पे कि कुछ होते हैं जो सेल वॉल को बनने नहीं देते हैं, कुछ जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनने नहीं देते हैं, कुछ होते हैं जो डीएनए को नहीं बनने देते इसके, कुछ होते हैं जो अंदर ये प्रोटीन है प्रोटीन को बनने नहीं देते, कुछ होते हैं जो इसकी जो साइट ऑफ एक्शन है, बैक्टीरिया का साइट ऑफ एक्शन है, ये साइट ऑफ एक्शन को अल्टर कर देते हैं। मतलब जिस जगह पे उसको काम करना चाहिए उसकी जगह एक सूडो साइट ऑफ बना के उसको साइट ऑफ एक्शन अल्टर करा देते हैं उसका। कुछ जो होते हैं वो सेल के अंदर अपना टिश्यू के अंदर इसकी परमेबिलिटी को खत्म कर देते हैं, अंदर घुसने नहीं देते, ठीक है, टिश्यू परमेबिलिटी खत्म कर देते हैं। तो ये इनके मोटे मोटे तौर पे इतनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इतने तरीके से उनको मारा जा सकता है। उसमें से ये कॉमन नहीं है, यही जो है ये कॉमन है। तो इसके हिसाब से अपन थोड़ा बहुत डिवाइड कर लेते हैं। सेल वॉल इनहिबिटर क्या क्या होते हैं। सेल वॉल इनहिबिटर में जो अपनी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आती है कौन सी, सेफेलोस्पोरिन और एम्पिसिलिन ग्रुप। इसके अलावा कार्बापेनम ग्रुप्स आता है। कार्बापेनम्स में क्या होता है, मैरोपेनम और इमीपेनम। इसके अलावा एक लिंकोसामाइड ग्रुप होता है, लिनाजोलेट। ये चार है, ये चार बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, मतलब बीटा लैक्टम के थ्रू काम करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देते हैं सेल्स की। दूसरा आता है प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला होता है मार्स, मां से मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन वाले ग्रुप के, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, और ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमीकासिन, जितने भी सेन है, कैनामाइसिन। एल से होता है, टी से टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, एल से भी, एल से जो है क्लिंडामाइसिन ग्रुप आता है, वो लिंकोसा कुछ अलग ग्रुप होता है, वो उसमें क्लिंडामाइसिन आता है। तो ये चार ग्रुप हैं, ये इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, क्लिंडामाइसिन ग्रुप। तो ये चार जो है प्रोटीन सिंथेसिस रोक देते हैं। फिर आता है एक डीएनए सिंथेसिस को रोकने वाले। डीएनए सिंथेसिस को रोकने वाले होते हैं अपने क्या कहते हैं उसको,
फ्लोरोक्विनोल्स यहाँ लिखा है वैंकोमाइसिन है ये। डीएनए सिंथेसिस को रोकने वाले फ्लोरोक्विनोल्स होते हैं। फ्लोरोक्विनोल्स पता ही है, सिप्रोफिलॉक, लियोफ्लॉक्स, मोटे मोटे तौर पे यही है। इनका ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका कोई आगे कुछ काम नहीं आने वाले। सिर्फ ये है कि अपन को ये 4 ग्रुप अपन कोशिश ये करते हैं कि अब जो भी कोई एक ग्रुप वाला इफेक्टिव नहीं है तो उसी ग्रुप की दूसरी ड्रग कभी भी ऐड नहीं करते। अगर कोई एक ग्रुप की अपन ने ड्रग देखी है तो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली अपन दूसरी ड्रग ऐड नहीं करते। अपन कोशिश करते हैं कि जो दूसरी ड्रग ऐड कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग हो, क्योंकि अपन ने एक दवाई दे के देखी है वो तो काम कर नहीं रही, तो दूसरी दवाई देंगे वो भी अगर उसी ग्रुप की होगी तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होएगा। तो कोशिश की जाती है कि अगर एक ग्रुप इफेक्टिव नहीं है तो आप दूसरे ग्रुप की दवाई ऐड करो, इसलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है। कभी भी देखा भी होगा हमने, कोई भी ड्रग है कभी हमने अपन ने कोई दी, या तो दी कौन सी सेफेक्सिन दी, सेफेक्सिन वाला काम नहीं कर रही है तो उसको अपन ये ऑगमेंटिन में कभी शिफ्ट नहीं करते। अगर सेफेक्सिन काम नहीं कर रही है तो उसको या तो एजिथ्रोमाइसिन में शिफ्ट कर देंगे या लियोफ्लॉक्सासिन में शिफ्ट कर देंगे, मतलब उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। ऐड करने में भी यही रहता है, अगर ऐड करते हैं या तो फिर ऐड करने में ये है कि जैसे सेफेक्सिन अपन ने अपनी दी मोनोसेफ दी, मोनोसेफ क्या है सेफ्ट्राइजोन दी, सेफ्ट्राइजोन काम नहीं कर रही है तो या तो उसी ग्रुप की एक हायर दवाई ऐड कर देंगे। हायर दवाई मतलब जो मोनोसेफ में क्या होता है सिर्फ सेफ्ट्राइजोन होता है और उसमें क्या होता है मोन्टाज में सेफ्ट्राइजोन में टेजोबैक्टम, तो या तो उसके साथ अपन ने एक दवाई दूसरी ऐड कर दी है, उसका हायर उसकी जो वो है स्पेक्ट्रम है वो बढ़ा दिया, या तो फिर क्या करते हैं अपन दूसरा चेंज कर देते हैं, ऐड भी करना होगा तो कोई दूसरा ग्रुप ऐड करेंगे। तो इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन में ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम में देखा जाए, स्पेक्ट्रम में होती है शॉर्ट स्पेक्ट्रम होता है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ये बड़े बहुत ज्यादा को कवर कर लेते हैं, शॉर्ट स्पेक्ट्रम जो होते हैं जो कम चीजों को कवर कर देते हैं। अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कितना होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं ना कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होते हैं एनारोबिक। मतलब इनका मतलब ये है कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब एरोबिक भी हो जाते हैं ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ये भी हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। इसमें भी ग्राम पॉजिटिव में ये हो जाएंगे बेसिलस और कोकाई, बेसिलस कोकाई, इसमें भी ऐसे बेसिलस कोकाई मतलब बेसिलस मतलब जो रॉड की करीब रॉड वाले होते हैं, कोकाई मतलब जो सर्कुलर होते हैं। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव यूजली कोकाई होते हैं, ग्राम नेगेटिव यूजली बेसिलाई होते हैं और ज्यादातर एरोबिक ही होते हैं। इनका परसेंट 95% है, ये 5% होते हैं। इसके हिसाब से भी अपन क्लासिफाई कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। जो एंटीबायोटिक्स जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई में काम करती है, ग्राम नेगेटिव कोकाई में काम करती है। थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर अपन को बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन हुआ किसी को सिम्टम्स के आधार पर अपन नहीं पहचान सकते ना पर्टिकुलर कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। सिम्टम्स अपन को साइट ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से और जो मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व करता है उसके हिसाब से अपन पहचान सकते हैं। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव से होता है। जो अपर और लोअर दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ग्राम पॉजिटिव से होते हैं। जीआई इन्फेक्शन है वो एनारोबिक से होता है और ज्यादातर गट इन्फेक्शन पूरा है वो ग्राम नेगेटिव से होता है। यूरिनी इन्फेक्शन जो है वो ग्राम नेगेटिव से होता है। तो एंटीबायोटिक्स अपने पास कौन कौन सी है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, बीटा लैक्टम में सेफलोस्पोइन ग्रुप हो गई, एम्पिसिलिन ग्रुप हो गया, कार्बापेनम, इसमें मैरोपेनम और इमीपेनम आ गए, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप हो गया, मैक्रोलाइड्स,
लिंकोसामाइड, वैंकोमाइसिन हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया। इतने लगभग ग्रुप्स हैं अपने पास एंटीबायोटिक्स के। अमाइनोग्लाइकोसाइड स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव में काम करती है, सिर्फ स्टेफ ऑरियस है, स्टेफ ऑरियस में सिर्फ ये एक एक्टिविटी दिखाती है ग्राम पॉजिटिव कोकाइन, इसके अलावा सब ग्राम नेगेटिव में ही यूज होती है। फ्लूरोक्विनोस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में इक्वली इफेक्टिव होते हैं। ये तीनों ग्रुप जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में इक्वली इफेक्टिव होते हैं। फिर इसमें जो ग्रुप्स के अलग अलग अंदर है, जैसे सेफेलोस्पोरिन है, सेफेलोस्पोरिन में 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स के लेवल की एंटीबायोटिक है, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 की। फिर उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, कुछ ग्राम पॉजिटिव में काम करते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव में काम करती है। मेरोपेनम और इमिपेनम जो है ये दोनों तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सभी में काम करती है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन मेनली ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही काम करती है। मैक्रोलाइड स्पेशली ग्राम पॉजिटिव में ही काम कर सकते हैं, ये भी ग्राम पॉजिटिव, ये भी ग्राम पॉजिटिव, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही काम करते हैं। तो क्लिंडामाइसिन, वैंकोमाइसिन और मैक्रोलाइड ग्रुप, इनको कभी भी आपको जीआई इन्फेक्शन में नहीं देना है। जीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, जिनमें हम लोग को ग्राम नेगेटिव अपन सस्पेक्ट करते हैं, उनमें जब भी आप वैसे भी ग्राम नेगेटिव सस्पेक्ट कर रहे हो तो कभी नहीं देना है, ठीक है। अब एक अच्छी एंटीबायोटिक्स की आइडियल क्वालिटी क्या क्या हो सकती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है, साइड इफेक्ट ना करेगा, एलर्जी ना करेगा। सबसे पहला कि जो डिसीज है, एक्चुअली डिसीज है उसको मारने में इफेक्टिव है, इफेक्टिव होना चाहिए बैक्टीरिया को मारने में। बैक्टीरिया को 2 तरीके से मारा जा सकता है, या तो बैक्टीरिया को सिडल होगा या स्टैटिक होगा। सिडल मतलब होता है जो बैक्टीरिया को मार ही देता है, स्टैटिक मतलब जो होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। तो दोनों में से कोई भी हो, बेटा होता है सिडल जो बैक्टीरिया को मार रहा है। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, टॉलरेबल होना चाहिए, खाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए उसकी कोई। कम डोज लगे। ग्रुप्स में एक वो भूल गए थे हम, सल्फोनामाइड ग्रुप, जिसमें सल्फर मेथाक्सोसोन होता है, वो भी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में काम करती है। ये एलर्जिक रिएक्शन से याद आ गया, सल्फोनामाइड की एलर्जिक रिएक्शन। डोज कम रहेगा, डोज तो जितना होगा उतना ही रहेगा, डोज कम का रहेगा। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, पेशेंट टॉलरेट अच्छे से करना चाहिए, कोई उसका बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सक्रीशन सिंपल होना चाहिए। एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म ये इतना इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, एक्सक्रीशन होता है किडनी से। उनका इतना लिवर या फिर किडनी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, या लिवर या किडनी, ये इन बीमारियों में उसकी डोज को अल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, या उसका लिवर और किडनी मेनली जो भी दवाइयाँ होती हैं वो लिवर या किडनी, लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, किडनी से एक्सक्रीट होती हैं। तो ज़्यादातर लिवर और किडनी कंडीशन में ही इनका डोज अल्टरेशन करना पड़ता है, तो इसमें कोई अल्टरेशन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इतनी आइडियल क्वालिटी कम से कम होनी चाहिए। अपन सिलेक्ट करते हैं जब एंटीबायोटिक्स, तब ये देखते हैं कि ये सब क्वालिटी है या नहीं है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स के डोज अल्टरेशन की जरूरत कब होती है? एक प्रेगनेंसी में हर जो ड्रग्स है वो कैटेगरी ए, बी, सी और डी 4 ड्रग्स में डिवाइड किया है प्रेगनेंसी कैटेगरी ड्रग्स का। इन चारों का प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन होता है हर ड्रग का। तो कैटेगरी ए जो होती है वो सेफ इन प्रेगनेंसी है, कैटेगरी डी जो है वो कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है। बी और सी में ये देखा गया है कि बी और सी में ज्यादातर इनके पास डाटा सेफ और इसके कंट्राइंडिकेशन के अवेलेबल नहीं है। एनिमल और ह्यूमन की स्टडी हुई है, उसमें बी को देखा गया है कि बी सेफ है, और एनिमल्स में जो स्टडी हुई है उसमें सी को देखा गया है कि सी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। अगर इन दोनों में ये रहता है कि वो देखा जाता है कि पेशेंट को जो ड्रग्स की जरूरत कितनी है, उसका बेनिफिट
और हार्म रेशियो देखा जाता है कि उसका बेनिफिट कितना मिलेगा, उससे हार्म कितना होगा। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो बी वाली ड्रग्स तो देते हैं। ए और बी ऑलमोस्ट ये है कि प्रेगनेंसी में अपन दे सकते हैं कि जो एनिमल स्टडी हुई है, एनिमल स्टडी में बी सेफ मानी गई है, लेकिन ह्यूमन स्टडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सी जो है एनिमल स्टडी में सेफ नहीं मानी गई है, लेकिन सी में भी देखा जाए कि अगर बेनिफिट पेशेंट को बहुत ज़्यादा है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें आपको देना जरूरी है ही उसको, तो अपन उसको देते हैं। डी नहीं देते, डी कंट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के सेम ऐसे ही होगा। दूसरा होगा लैक्टेशन में। लैक्टेशन में इतना ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है, लेकिन लैक्टेशन में सिर्फ ये देखा जाता है कोई ब्रेस्ट मिल्क में आ तो नहीं रही है मेडिसिन, और मेडिसिन अगर ब्रेस्ट मिल्क में आ रही है तो उससे बच्चे को कोई हार्म तो नहीं होगा, वो देखना जरूरी है। ये सब दवाइयाँ इतना याद करना जरूरत नहीं है, मेडिस्केप डाउनलोड कर लो, मेडिस्केप में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई भी आप नई ड्रग्स या फिर नया मॉलिक्यूल कोई भी आप यूज़ करते हो तो उसके लिए ये देख लेना चाहिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम। नॉर्मली अपन सेफ क्या एंटीबायोटिक दे सकते हैं प्रेगनेंसी में? लिवर डिसीज और किडनी डिसीज, इसके अलावा लिवर और किडनी, ये दो डिसीज और होती है कि लिवर डिसीज में उसका कोई डोज अल्टरेशन की जरूरत नहीं होता है, या फिर कंट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है, या फिर किडनी डिसीज में भी डोज अल्टरेशन या फिर कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है। कई मेडिसिन जो होती हैं वो किडनी डिसीज में सिर्फ डोज अल्टरेशन करना पड़ता है, और कई कंट्रा इंडिकेटेड होती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। कॉमनली यूज की जाती है मैक्रोलिड एंटीबायोटिक जो एरिथ्रोमाइसिन ग्रुप है वो दी जा सकती है, सेफ है। बीटा लैक्टेमेज एंटीबायोटिक जो है वो सेफ है। सेफलोस्पोरिन है, अपने एम्फिसिलिन ग्रुप है, मेरोपेनम, कार्बापेनम ये भी सेफ है। क्लिंडामाइसिन सेफ है, अमाइनोग्लाइकोसाइड सेफ है, अमीगेसिन ग्रुप, बहुत सारी सेफ है एंटीबायोटिक। ठीक, तो ये तो थोड़ा बहुत हो गया एंटीबायोटिक्स। और क्या बताना है तुम लोग को? सर रेजिस्ट कैसे होता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होता है कि वही डिपेंड करता है ना, आपने सेल वॉल इनहिबिटर है। जब सेल वॉल इनहिबिटर है, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी आप लगातार वही यूज करते रहोगे तो वो उसके हिसाब से अडॉप्ट हो जाएगा। वो अपनी दूसरी सेल वॉल, दूसरा जिस एंजाइम को वो लोग मार रहे हैं उसकी जगह दूसरा एंजाइम यूज करने लगेगा बनाने के लिए। अल्टरनेशन है ना कि वो अपने पास कोई चीज नहीं है तो अपन कोई एक अल्टरनेटिव संभालते हैं। अपन भी सोचते हैं कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव कर लें, वैसे बैक्टीरिया भी सोचता है कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव काम चला लें। आज ये वाला पेन नहीं है तो दूसरे पेन से लिख लें। तो वो भी बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते होंगे जो थोड़े होशियार टाइप के होते हैं। तो वही होशियार टाइप के बैक्टीरिया जो हैं, अगर आप इसमें ऐसा ना कि ड्रग्स अगर इफेक्टिव नहीं करते हैं, कोई भी आप एंटीबायोटिक देते हो, एंटीबायोटिक अगर आपने पर्टिकुलरली कोर्स नहीं लिया है, जैसे अपने पास 100 बैक्टीरिया थे, 100 बैक्टीरिया में से जो 5 थे वो बहुत होशियार टाइप के बैक्टीरिया थे, 95 ऐसे ही थे जो बैक्टीरिया अपने 1-2 डोज दिए, 1-2 से ये तो मर गए। लेकिन जो 5 थे ना जो होशियार, ये अपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते थे, ये चेंज कर सकते थे, ये प्रेजेंट थे। अगर इनको लंबे समय तक अपन ने एंटीबायोटिक दी थी तो ये अपने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या अपन ने इनप्रॉपर यूज करी एंटीबायोटिक की, एक गोली खाई, फिर 1-2 दिन तक नहीं खाई, फिर खाई, तो उससे क्या होता है कि ये जो 5 थे इनको टाइम मिल जाता है अपने स्ट्रक्चर चेंज करने का। ये स्ट्रक्चर चेंज करने का टाइम मिलता है तो फिर अब ये अपने हिसाब से ग्रो करने लगते हैं। फिर ये ग्रो करते हैं, बाद में फिर जो एंटीबायोटिक दी है अपन ने वो उस पर काम करना बंद कर देती है, फिर दूसरे ग्रुप के एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? पहला तो यही होता है कि वो अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। दूसरा यही होता है अपने प्रॉपरली एंटीबायोटिक दी नहीं थी, उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया उनसे एंटीबायोटिक ऐसे ही। और कुछ तो अपने आप से करते रहते हैं, जैसे ये अपने वायरस हो गया है, कोविड वायरस में भी तो यही है ना, म्यूटेशन यही हो रहा है, अपने हिसाब से म्यूटेशन करते आता है वो। तो अपनी जो मेडिसिन है वो कारगर नहीं होती। जो अपने टेस्ट लिखे थे, जिस जीन के लिए उसने अपने टेस्ट बनाए थे वो जीन ही खत्म कर दिया उसने अपने बॉडी के अंदर से, तो वो टेस्ट में भी नहीं आ रहा है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक का यूज, इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज से रेजिस्टेंस ही बढ़ता है और तो कुछ नहीं है। इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज का कोई है कि आप एक जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी में यही है, कम्युनिटी में आप एक एंटीबायोटिक बहुत लंबे समय तक यूज करोगे ना तो फिर उस कम्युनिटी में जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो उसके आदी हो जाएंगे। तो उसके अंदर जो जिससे वो मर रहे होते ना बैक्टीरिया वो तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया बचे हुए रहेंगे ना फिर वो वही ग्रो करने लगेंगे। तो वो उस कम्युनिटी में फिर वो पूरे जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है ना
उनका माहौल आ जाएगा तो वो उस ड्रग्स को इफेक्टिव नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादातर बोला गया है कि एक बार में अपन को एंटीबायोटिक्स चेंज करते रहना चाहिए। जैसे आप हॉस्पिटल सेटअप है, हॉस्पिटल सेटअप में कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं ना, एक बार अपन ने 1 महीने 4-5 महीने तक लगातार कोई एक एंटीबायोटिक यूज करी, फिर उसको चेंज कर देना चाहिए, उसको खासकर दूसरी एंटीबायोटिक यूज कर लेना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर एंटीबायोटिक ऐसा है कि वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में इफेक्टिव होती है, जरूरी नहीं है, अपने अपने चॉइस पे रहता है आप कौन सी यूज कर रहे हो। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, अपन को बैक्टीरियल रेजिस्टेंस और वहाँ कम्युनिटी में कोई एक रेजिस्टेंस स्टेन ना पैदा हो, उसके लिए ये करना चाहिए कि एक बार में आप जैसे एक महीने तक लगातार कोई एक एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, दूसरे महीने आप कोई दूसरी एंटीबायोटिक यूज करो। एंटीबायोटिक दोनों ही काम कर ही रही हैं, दोनों मार देंगे उसको, लेकिन उससे क्या है जो अपना रेजिस्टेंस स्टेन है वो पैदा नहीं होंगे उस। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ड्रग बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं रहेगी आपके स्टेन्स के लिए। ठीक है सर, एक चीज और क्या है, कल्चर सेंसिटिव। कल्चर सेंसिटिव उसमें कल्चर यही रहता है कि आपके पास कोई भी अगर सेप्सिस है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी दवाई इफेक्टिव हो, तो कल्चर सेंसिटिव में है। कल्चर सेंसिटिव में एक MIC होता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मतलब ड्रग्स का कितना कंसंट्रेशन जरूरी है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। एक कहीं अच्छी लैब में अगर आप बैक्टीरिया कल्चर कराओगे ना तो सब वो उसकी MIC वैल्यू देंगे। MIC वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो ज्यादा इफेक्टिव है उस पे बैक्टीरिया पे। तो अपन देखना किसी की कल्चर रिपोर्ट देखना, उसमें सबसे लास्ट में एक MIC वैल्यू दी रहती है। अगर जिसकी कम से कम MIC वैल्यू मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जो थोड़े बेकार लैब से कराओगे तो वो सिर्फ सेंसिटिव और रेजिस्टेंस लिख देंगे, अच्छी लैब से कराओगे तो वो MIC वैल्यू भी दे देते हैं सबकी, कि कितने कंसंट्रेशन पे ये मार रहे हैं उसको, ग्रोथ को। किसी को जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, यूरिन हुआ या रेस्पिरेटरी हुआ, उसका कल्चर कराया अपन ने, पर्टिकुलर कुछ एंटीबायोटिक जैसे उसमें रेजिस्ट पाए गए, वो क्या उसको लॉन्ग लाइफ रेजिस्ट पाए जाएंगे? जब 2-4 साल बाद फिर कोई इन्फेक्शन होता है उसको लॉन्ग लाइफ क्या हो, तो आप हर बार आप कल्चर कराओगे हर बार अलग अलग आएगा, चेंज आता रहता है। कई बार स्टेन चेंज ही हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक बार आपने स्टेन कराया वो स्टेन जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंस है, वो सब हमने कहा जो मैकेनिज्म एक्शन है वो उस पर डिपेंड करता है। जो तुमने देखा, तुम कल्चर रिपोर्ट भी देखोगे ना तो उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो वो जो जिस चीज के लिए रेजिस्टेंस होगा ना, जिन मेडिसिन के लिए, वो मेडिसिन देखना वो एक ही ग्रुप की मेडिसिन होंगी, मतलब उनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो एक टाइप का होगा। जो सेल वॉल इनहिबिटर ड्रग्स हैं उनके लिए रेजिस्टेंस मिल रहा है तो 2-3-4 सेल वॉल इनहिबिटर ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। सर वो जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स होते हैं ना सेफेलोस्पोरिन में, हाँ वो क्या होते हैं, मतलब वो अलग अलग है धीरे धीरे। जैसे बैक्टीरिया अपन जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं ना, एंटीबायोटिक्स बनाना डिपेंड करता है आप कहाँ से मिल रही है एंटीबायोटिक्स। एक नेचुरल सोर्स होते हैं, दूसरा होता है अपन बैक्टीरिया से या फिर फंगस से बनाए, और तीसरा होता है सिंथेटिक आप बना रहे हो, सिंथेटिक खुद ही आप चेंजेस करके बना रहे हो। तो सिंथेटिक ये लोग चेंज करते आते हैं जिसका स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए, उसका जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए उसका क्वालिटी चेंज करते आते हैं, उसकी सेल वॉल परमेबिलिटी चेंज करते आते हैं, उससे लगातार स्पेक्ट्रम की और अच्छी बना देने के लिए और अच्छा स्पेक्ट्रम बना देते हैं वो। रेजिस्टेंस वो स्पेक्ट्रम बढ़ा देता है, मेरोपेनम के साथ भी आता है, स्पेक्ट्रम बढ़ा देता है वो, उसका स्पेक्ट्रम बढ़ा देता है, थोड़ा बहुत परमेबिलिटी बढ़ा देता है उसमें सेल के अंदर। ठीक है, बाकी डिटेल क्लासिफिकेशन तो इसकी अभी हो नहीं पाई, डिटेल तो अलग अलग ग्रुप्स की क्लास अलग ही अलग हो पाएगी एक एक। सर एंटीबायोटिक का एक और डोज एंड ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन क्या कुछ है, कैसे मतलब लंबा समय तक चला सकते हैं? अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स को लंबे समय तक चलाने में साइड इफेक्ट होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ को लंबे समय तक चलाते हैं। जो है अपनी जैसे वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो सब एंटीबायोटिक्स हैं, उनको देते ही हैं अपन। चाबी रखी है, चाबी वही रखी है, निकाल लो डिक्की में। एंटीबायोटिक जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसको तो 6-6 महीने 12 महीने तक देते हैं अपन। बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं आते इनको लंबे समय तक देने में, लेकिन वही है लंबे समय तक देने में आपकी बॉडी के अंदर उसका जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के स्ट्रेन है वो बढ़ जाता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में भी रेजिस्टेंस होने का यही कारण हुआ है। प्रॉपर आपने यूज नहीं करी ना, प्रॉपर यूज नहीं करी मेडिसिन, कभी खाई कभी नहीं खाई, कभी 5 दिन खाई, 5 दिन खाने के बाद नहीं खाई, तो बॉडी के अंदर जो बचे कुछ जो शैतान टाइप के बैक्टीरिया थे वो बचे रह गए, तो फिर वो उन्हीं ने अपना ग्रो कर लिया, जो कमजोर थे वो तो मर ही गए। इन्फेक्ट करेंगे वो भी MDR निकलेगा। हाँ, जिसको इन्फेक्ट करेगा वो भी MDR ही निकलेगा। ठीक।